नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर्नाटक से कर रहे हैं, जहां पर कोरोना के मामले अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहां पर रिकॉर्ड 39,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अकेले बेंगलुरु में 22,596 मामले सामने आए। बेंगलुरु में अब तक आए मामलों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कर्नाटक में फिलहाल अगर कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो वो संख्या 3 लाख के पार चली गई है, जिसमें से 2 लाख एक्टिव मरीज अकेले बेंगलुरु में है। इस बीच राज्य से एक अजीब खबर भी सामने आई। कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने बताया कि बेंगलुरु से 2 से 3 हजार कोविड पॉजिटिव मरीज लापता हैं और ऐसे लोगों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं और वो घर पर नहीं है। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट जो है उसने बेंगलुरु में जो हालात हैं उसको अलार्मिंग बताया है, क्योंकि जो बेड्स जितने चाहिए उतने अवेलेबल नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था के चलते 2 महीने की बच्ची की जान चली गई। पहले कहा गया कि उसे कोरोना है, फिर बताया गया कि कोरोना नहीं है और फिर उसकी उम्र 20 साल बता दी गई। भिलाई के शांति नगर की रहने वाली 2 माह की बच्ची को 25 अप्रैल को बुखार आया। दुर्ग अस्पताल के डॉक्टरों ने पहले उसे कोरोना बताकर रायपुर भेज दिया। रायपुर के अस्पताल ने कोविड मरीज होने की बात कहकर कहीं और जाने की सलाह दी। 24 घंटे एम्बुलेंस में भटकने के बाद बच्ची की मौत हो गई और इसके बाद आया एक SMS। रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन रिपोर्ट में बच्ची की उम्र 20 साल बताई गई। मेरी छोटी सी भांजी थी 2 महीने की। बुखार की वजह से हमने 25 तारीख को जिला अस्पताल दुर्ग में हमने उसको भर्ती कराया है, रात को 10-11 बजे के आसपास। उसे जब टेस्ट किया गया तो उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया। रात को 3 बजे हमें बोला गया कि बच्ची को अब वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वेंटिलेटर हमारे दुर्ग जिले में नहीं है, आप इसे मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए, वहाँ कोरोना का इलाज होगा। हमने गुहार लगाया कि कम से कम प्राइमरी स्टेज में उसको कुछ ट्रीटमेंट दे दीजिए जब तक आप लोग बेड चेक कर रहे हैं। बोले सर जब तक बेड खाली नहीं हो रहेगा तब तक हम एम्बुलेंस में दे दीजिए ट्रीटमेंट। 6 बजे के आसपास ने दम तोड़ दिया। जब उसकी पूरी काम क्रिया हो गई उसके बाद 3 बजे हमारे पास रिपोर्ट आती है, जो कि प्रशासन SMS के द्वारा भेजता है हमें। उसमें रिपोर्ट आई है निगेटिव और उसमें एज बच्ची का 2 माह की नहीं ना करके उसे 20 साल का दिया गया है। अस्पताल अब मान रहा है कि इस मामले में चूक हुई है। जिसने जांच किया है उसने रेड पॉजिटिव ऐसा करके उस ट्रीटमेंट पर्ची में लिखा है। साथ में लिखा भी है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसका सांस में तकलीफ है और 60 से 90 के बीच उसका सेचुरेशन है। और बाद में जब उसका रिपोर्ट ICMR डाटा में देखा गया है तो उसमें भी उम्र का डिफरेंस 20 साल लिख रहा है और उसको निगेटिव शो कर रहा है। ये दोनों रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हैं। किसी डिप्टी कलेक्टर को और हमारे मोबाइल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसका विस्तृत जांच कराऊंगा। परिवार ने दुर्ग के अस्पताल के खिलाफ शिकायत कराई है। पुलिस दलील दे रही है कि शिकायत में किसी का नाम नहीं है। एक बच्ची जो जिला अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया था, 2 माह की बच्ची थी और उन्होंने लिखित आवेदन पेश किया है कि वो अस्पताल की लापरवाही से उसकी डेथ हुई है। इस संबंध में हमने आवेदन प्राप्त किया है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात हम उसको गहराई से उसकी जाँच करेंगे। यदि उनके खिलाफ यदि लापरवाही का कोई भी सबूत हमको मिलता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगर किसी के लापरवाही की वजह से हुआ होगा तो डेफिनेटली इसमें जांच करेंगे और ऑलरेडी इसमें CMHO ने जांच के आदेश दे चुके हैं, तो जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई होगी। सिस्टम की लचर व्यवस्था की वजह से 2 माह की बच्ची को जान गंवाना पड़ गया। ना वेंटिलेटर मिला, ना सही ढंग से इलाज हो पाया। परिजन इलाज के लिए दर दर भटकते रहे, डॉक्टरों से मिन्नतें की, मगर किसी ने एक ना सुनी। रायपुर से सोमेश पटेल, NDTV इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों ने सिटी लाइफ ग्रुप के नाम से एक ऐसी पहल की है जिसमें कोरोना से परेशान लोगों के लिए उनके परिजनों को मुफ्त में भोजन मुहैया करवाया जाता है। इस ग्रुप में अब तक 57,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जो अस्पतालों में जाकर कोरोना मरीजों के परिजनों को भोजन के पैकेट देकर मदद करते हैं। भोपाल के पिपलानी इलाके से शुरू हुए इस ग्रुप के वॉलंटियर्स एक दूसरे की भी मदद करते हैं और रोजाना निस्वार्थ भाव से शहर के अलग अलग अस्पतालों में 200 से 300 पैकेट भोजन पहुंचाते हैं। और महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर लातूर में 105 साल के घेनू उमाजी चौहान और 95 साल की उनकी पत्नी मोटाबाई धेनू चौहान ने कोरोना को मात दी और सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कोरोना को हराकर घर लौट आए।
इस बुजुर्ग पति पत्नी ने उम्र की हर चुनौती को पार कर कोरोना को हराया है, जिसे लोग किसी करिश्मे से कम नहीं मान रहे हैं। इलाज के दौरान इन्हें रेमडेसिविर के इंजेक्शन के अलावा बाकी सारी दवाएं भी दी गई, लेकिन बेहद मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इस दंपत्ति ने कोरोना को आखिरकार शिकस्त दे दी और अब वो ठीक हैं। और मुश्किल के इस दौर में कई लोग आगे आ रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में गुरुद्वारा की तरफ से ऑक्सीजन लंगर का इंतजाम किया गया। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर में आराम करने और ऑक्सीजन देने की सुविधा दी गई है। डॉक्टरों और नर्सों की निगरानी में ऑक्सीजन लंगर को चलाया जा रहा है। तो देश प्रदेश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पार आपको और कुछ खबरें दिखाएंगे अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद उसके वहां पर पंचायत चुनाव चल रहे हैं। आज चौथे चरण का और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। आज का मतदान 17 अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। 2 मई को मतदान के नतीजे आने जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले चरण में कई पोलिंग बूथों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई थी। ऐसे में आज देखना बेहद जरूरी होगा कि किस तरह बूथों पर नियमों का पालन करवाया जाता है। पिछले 24 घंटों में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना के 32,819 नए केस सामने आए हैं और 264 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 3,06,000 से ज्यादा है। और उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड को लेकर हुई एक याचिका पर आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि उसे मेरी मर्जी चलेगी या किसी की नहीं वाला रवैया छोड़कर सभी की राय सुननी चाहिए। अगर सरकार वक्त रहते जाग जाती तो वो कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने को तैयार होती। साथ ही चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है हाईकोर्ट ने कि वो अदालत को बताए कि पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन लागू करने में वो आखिर क्यों नाकाम रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना के बेहतर इलाज और सुविधाओं को लेकर PIL पे सुनवाई चल रही है। अदालत ने कोरोना की रोकथाम और इलाज में लापरवाही के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि कोरोना का भूत दिन रात सड़कों पे मंडरा रहा है और वो किसी की भी किस्मत में हो सकता है। जिनके पास साधन है वे जिंदा रहेंगे, बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मर सकते हैं। ये सच है कि कोरोना धीमा पड़ा तो सरकार बेपरवाह हो गई और पंचायत चुनाव और दूसरे कामों में जुट गई। अगर सरकार चौकन्नी होती तो इससे लड़ने को तैयार होती। अगर अवाम की सेहत को नजरअंदाज किया, लोगों को मरने दिया, तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि देश के 70 साल आजादी के बाद भी हम लोगों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। यूपी में इस वक्त कोरोना के 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 29,824 नए मरीज आए हैं। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि ऑक्सीजन, बेड, दवा, एम्बुलेंस सबकी किल्लत है। नकली इंजेक्शन बिकने की खबरें आई हैं। कुछ व्यापारी आपदा में माल काट रहे हैं। महामारी सुरसा सा मुंह खोले खड़ी है। ऐसे में अगली तारीख को इस पे और ठोस उपाय पेश करें और कोरोना से मौतों के आंकड़े हर जिले में जुडिशियल अफसर को दें। माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं वो अपर्याप्त हैं। लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, कालाबाजारी हो रही है और इस लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो बिल्कुल अपर्याप्त हैं। कोर्ट ने असंतुष्टि जाहिर की है। यूपी में हो रहे पंचायत चुनावों में तमाम जगहों पे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि चुनाव आयोग कोविड गाइडलाइंस लागू कराने में क्यों नाकाम रहा। चुनाव आयोग अदालत में आकर इसका जवाब दे। अगर अगले मतदान में ये हुआ तो जिम्मेदार अफसरों पे कार्रवाई होगी। इस केस में अगली तारीख 3 मई नियत की गई है। उस तारीख में हमारे एडवोकेट जनरल और चुनाव आयोग को उपस्थित रह के अपनी स्थिति क्लियर करने के लिए कहा है। कोरोना को लेकर के
सरकार के लिए हाईकोर्ट की टिप्पणियां बेइंतहा सख्त हैं। यह सच है कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश किया जाना अभी बाकी है, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। असम की बात करते हैं, जहां पर कल सुबह से जो भूकंप आने का सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक जारी रहा। कल देर रात 1:20 पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 4.6 मापी गई। कल से लेकर देर रात तक छोटे बड़े 18 झटके भूकंप के महसूस किए जा चुके हैं। कल सुबह जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 6.4 आंकी गई थी और उसने काफी नुकसान पहुंचाया, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर अब तक आ रही है और उसके बाद हार्ट अटैक से 2 लोगों की जान चली गई है। इस बड़े बिल्डिंग के सहारे ये बिल्डिंग टिका हुआ है। गाँव में बहुत ही बड़ा। असम में बुधवार की सुबह 6.4 की तीव्रता का भूकंप तबाही मचा गया। गुवाहाटी की इन इमारतों की तरह राज्य भर में इमारतों में दरारें, गिरती दीवारें और सड़कों को नुकसान की खबरें आईं। शुक्र है कि किसी की मौत नहीं हुई। इस भूकंप से पहले करीब आधा दर्जा हल्के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले 1960 में 6 की तीव्रता का भूकंप आया था। नहीं, ये बहुत ज्यादा, ये ऐसा मतलब आज इतना उम्र हुआ, अभी तक इतना बड़ा भूकंप पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, बहुत क्रैक हो गए। हम लोग को उतरने में भी बहुत डर लग रहा था, मगर अभी तो ऊपर जाने में भी डर लग रहा है। क्या करें क्या नहीं करें पता नहीं है। रिक्टर स्केल में 6.4 मैग्नीट्यूड का ये जो भूकंप था, इसका एपिसेंटर था सेंट्रल असम का सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, और इसके जो मेन जो झटका था, मेन जो जोल था, इसके बाद आफ्टर शॉक्स भी रहे और इसके चलते बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉस की भी खबर आ रही है, डैमेजेस की खबर आ रही है। हम इस वक्त हैं गुवाहाटी में और गुवाहाटी से भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स में जो डैमेजेस, इस तरह के डैमेजेस जो हम दिखा रहे हैं, ये ऐसे डैमेजेस की खबर आ रही है। बहुत से होटलों, बाजारों और मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि कई लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्पेस ही नहीं है, मतलब अगर हम लोग भाग के भी नीचे आए ना तब भी मरेंगे, मतलब ऐसा सिचुएशन है। बिल्डिंग पूरा ऊपर है, ऊपर तक, और स्पेस कम है। और ऐसा मतलब उस ऐसे प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पे मतलब जैसे थोड़ा ओपन एरिया है, मतलब कोई मतलब जैसे कुछ ऐसा हो गया इंसिडेंट तो भाग के उधर आ सकते हैं। भूकंप के केंद्र डेकियाजुली में धान के खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और जमीन पे पानी उबल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सोनोवाल से बात करके उन्हें हर तरह की मदद देने का वादा किया। खुद राज्य सरकार ने राहत देने की बात कही है। हमने प्रशासन को आदेश दिया है कि जहां भी जरूरत हो राहत पहुंचाई जाए और नुकसान का जायजा भी लिया जाए। कोविड महामारी और रात के कर्फ्यू के बीच जहां लोग अपने घरों में रहने पर मजबूर हैं, वहां इस भूकंप ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।